सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार पुनः लक्ष्य आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल ऐप पर जितने छात्र हैं सभी का स्वागत है। हम आज उसी कंटिन्यू कड़ी में जो हमारा इथिक्स इंटीग्रिटी का जो फोर्थ पेपर है यूपीएससी यूपीपीएससी, उसी क्रम में आज सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके सिलेबस को और एक ओवरव्यू के रूप में हमने चर्चा किया था कि एथिक्स को रटना नहीं है, फैक्ट याद नहीं करने हैं, सिर्फ इसकी एक कॉन्सेप्ट को हमें अपने अंदर धारण करना है, समझना है और फिर उसी को एग्जाम में लिखना है, जो आपको इतने अच्छे मार्क्स देगा कि आप जब अपनी फाइनल पीडीएफ लिस्ट देखेंगे उसमें एक नाम आपका भी होगा। क्योंकि मित्रों ये जानिए, यूपीएससी यूपीपीएससी किसी को बाहर नहीं करता है, जो ज़्यादा मार्क्स पाता है वो अंदर हो जाता है। और इसीलिए प्रत्येक पेपर का इक्वल इम्पोर्टेंस रहती है कि हम सभी में नंबर गेन करें। जो बच्चे फोर्थ पेपर को समझते हैं वो हमेशा उसमें अच्छा मार्क्स पाते हैं, और जो स्टूडेंट्स उस पेपर को नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ रटने के बेस पे रहते हैं, तो अगर उनका रिवीजन नहीं हो पाता है या कोई अगर कॉन्सेप्चुअल अवधारणा पे क्वेश्चन आ गया तो उसको अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। जब आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाएंगे तब आपके मार्क्स जो हैं कम हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है रैंक टॉप लेवल से डिसाइड होती है। जब आपके नंबर कम रहेंगे तो आप सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पहले जो आपका मेन नाम है इथिक्स, नैतिकता, उसकी अवधारणा को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे किया जा रहा है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग एंजॉय करते हैं क्लास को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हमने एक तरफ नैतिकता एथिक्स शब्द का उपयोग किया हुआ है और सामने एक चेहरा दिख रहा होगा और उस पर हमने नाम भी लिख दिया है। कुछ लोग हो सकता है जान भी रहे हों कि दिस इज अ सुकरात इमेज, और एक कोटेशन भी हमने ऊपर प्यारे से लिखी हुई है। हालांकि कोटेशन आप ना लिखो तब भी स्लाइड को आगे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी बहाने थोड़ा सा आप कोटेशन याद भी कर सकते हो, कहीं भी एस्से में यूज कर सकते हो, और एथिक्स को समझने के लिए तो है ही। क्या लिखी, बहुत प्यारी सी कोटेशन है कि वो सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। अब जो इसे समझ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहा है उसको समझने का प्रयास करे। संतुष्टि यानी सुकरात ने अपनी बात को एक संतुष्टि से स्टार्ट किया, और इसी संतुष्टि की बात अपने देश में महात्मा गांधी करते हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो आपके अंदर लालच नहीं है, लालच नहीं है तो संसाधनों का उच्चतम अधिकतम उपयोग मितव्ययी रूप से करेंगे, अदरवाइज आप संसाधनों का अपव्यय करेंगे अपनी संतुष्टि को दिखाने के लिए। और यहीं से आपकी नैतिकता स्टार्ट हो जाती है। नैतिकता कोई लिखी लिखाई चीज नहीं है, ये आपको अपने अंदर धारण करने की वस्तु है, और ये धारण करने की जो वस्तु नैतिकता के रूप में है, ये तभी अंदर जा पाएगी जब आप चीजों को एक बार समझ लेते हैं। जैसे जैसे समझते जाएंगे आप स्वयं नैतिक होते जाएंगे और नैतिकता आपके अंदर वास करेगी। जितना आप नैतिक होते जाएंगे, नैतिकता अंदर आपके धारण होगी, आप अपने आप को उतना ही व्यापक पाएंगे। ओके, यानी उसी नैतिकता क्रम में यदि आपके अंदर संतुष्टि है तो आप दुनिया के धनवान व्यक्ति हैं, और धनवान है वही प्रकृति क्या है, दौलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, अभी हम आगे और क्लियर करते हैं चीजों को। पहली स्लाइड आपके सामने जो है दिख रही है, एक बड़ा सा स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट कुछ नहीं है, क्या लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः सामूहिक निवास से समाज का निर्माण हुआ है। थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया है कि कैसे नैतिकता को हमको पढ़ना है और समझना है। आखिर नैतिकता है क्या, उसको जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड हमें जानना पड़ेगा और जानना चाहिए।
जैसे आपको मालूम होगा कि मनुष्य का विकास जो है हमारे पूर्वज बंदरों से हुआ है। बंदरों के ही जैव विकास उत्परिवर्तन के क्रम में डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत लागू होते होते पहले बंदर जंगलों से बाहर निकलकर उसी में डीएनए थोड़ा चेंज होकर स्ट्रक्चरल चेंज होकर फिर वर्तमान मनुष्य का निर्माण हुआ है। अब आप देखेंगे तो बंदर भी समूह में रहते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य का अपग्रेडेशन हुआ, लेकिन उसकी एक जो कॉमन भावना समूह में रहने वाली वो नहीं दूर हुई। आज भी हम समूह में रहना पसंद करते हैं। कोई इंजॉय होता है, शादी होती, समारोह होता है, चाहे हमारा सुख हो चाहे हमारा दुख हो, हम क्या रहते हैं एक साथ, सुख में भी एक साथ, दुख में भी एक साथ। और आप ये भी देखते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सफल है और वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों से दूरी बना के रखता है सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए, तो एक दिन वह नशे का आदी हो जाता है, व्यसनी हो जाता है, दुर्गुण उसके अंदर आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये सारे जो दुर्व्यवहार उसके अंदर धारण हुए हैं, ये किस कारण है? अकेलेपन कारण है। यानी मनुष्य जो है समाज में सामूहिक रूप से रहना चाहता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले लिखी है मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक आपका सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक मिनट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामूहिक निवास से समाज का निर्माण हुआ है। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझा देते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने समूह में रहना स्टार्ट किया। अगर जब व्यक्ति समूह में रह रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एक समूह बड़ा होता चला गया, अब समूह में रहने का मतलब ये तो नहीं ना कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको घर नहीं चाहिए, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं चाहिए। और ये बेसिक नीड्स जो हमारी हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे प्रकृति से ही पूरी होती हैं। जब किसी क्षेत्र में मनुष्य का घनत्व बढ़ता है तो वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर क्या पड़ता है? दबाव बढ़ता है। यह मूलभूत अवधारणा जो है समझते रहिए। अगर आप इसको समझ लिए, बस नैतिकता आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि हमने पढ़ा था, हमें सर भी याद नहीं आ रहा कि नैतिकता क्या थी, हमें डिफिनीशन नहीं क्लियर हो पा रहे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सुनते जाओ। इस लेक्चर में आपको सिर्फ सुनना है, ओनली सुनना है और दिमाग से सोचना है, इसके अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके? तो मनुष्य जो है जब समूह में रहता है, जनसंख्या वहां की बढ़ती, घनत्व बढ़ता है, तो वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। क्लियर? और जब दबाव बढ़ेगा तब क्या होगा? जैसे मान लो एक आम का वृक्ष है, अब उस पर आम लगे हुए हैं। अगर एक दो परिवार आसपास रह रहे हैं तो सब लोग आनंद पूर्वक खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसी आम के पेड़ के ऊपर अभी 10 परिवार निर्भर हो जाएं तो आम पकने के पहले ही खत्म हो जाएंगे। कोई चटनी के लिए तोड़ेगा, कोई अचार बनाने के लिए तोड़ेगा, पकने के पहले तक ही आम के सारे जो फल हैं खत्म हो जाएंगे। इवन आम का पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। जैसे कोई चढ़ के तोड़ेगा तो टहनी टूट गई, कोई नीचे से पत्थर फेंक के तोड़ेगा तो आम के पेड़ पर बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा जब वहां की जनसंख्या ज्यादा होगी। दूसरा आ जाओ इसी पर, मान लो वो आम का पेड़ किसी व्यक्ति ने लगाया हुआ है, तो कहेगा भैया ये हमारा पेड़ है, हम ही आम खाने को ना पाए, तुम लोग खाते रहोगे। अच्छा, इसी कंडीशन पे मान लो 2 घर हैं, एक व्यक्ति ने लगाया तो बोलेगा ठीक भैया तुम भी खा लिया करो, क्या करना है, अकेले ही तो हम हैं। लेकिन अगर वहां पे 100 घर हो जाएं तब तब तो नहीं अलाउ करेगा ना किसी को। अच्छा, अब जो अदर घर हैं उनको चटनी खाने ही खानी है, मौसम है, सबका मन करेगा, आम खाने ही खाने हैं। तब क्या होगा? तब वो दूसरे उपाय स्टार्ट करना शुरू कर देगा कि कैसे आम प्राप्त किए जाएं। तब कैसे प्राप्त करेगा? जाहिर सी बात है, चोरी करेगा। वो नहीं करेगा, रात के अंधेरे में जाएगा, आम तोड़ कर ले आएगा। फिर एक नंबर पे देखो क्या आ गई? चोरी। कैसे चोरी आई? संसाधन कम, मनुष्य वहां पर ज्यादा हो गया।
ये अभी के बारे में इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा, जब वो देखेगा हमारे आम कम हो गए तो पूछेगा मुन्ना तुमने हमारे आम तोड़े? नहीं अंकल जी, हमने आम नहीं तोड़ा है। तो दूसरा क्या आ गया? झूठ आ गया। यानी आपने चोरी किया और फिर क्या आ गया? झूठ आ गया। अब इसी में अगर कोई पंचायत मुखिया आए और उसके लिए आपको सजा देने की बात करे, या इसी चोरी का ही, या आप समझो आपने मारपीट किया, तो वहीं पे क्या आ गया? अपराध आ गया। यानी वो कह रहा आपने चोरी किया, आप कह रहे हमने नहीं किया, आपने मारपीट कर लिया, उसको चोट आ गई, तो आप क्या बन गए? अपराधी बन गए। यानी देखो, एक संसाधन थोड़ा कम होने से चोरी आ गई, झूठ आ गया, अपराध आ गया। बात समझ में आई? अब इसमें थोड़ा आगे और बढ़ जाऊं। अब जैसे सामाजिक चीजें हैं, समाज में वंशानुगत रूप से मनुष्य की पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो एक परिवार है तो उनमें बच्चे होते हैं, कोई महिला है कोई पुरुष है। अब समाज में मान लो कोई पुरुष किसी महिला को छेड़ रहा है कि आप हमसे शादी करो, मान लो कोई सुंदर युवती है, अब लड़का परेशान, इस युवती से हमारी शादी हो जाए। अब लड़की नहीं तैयार हो रही है तो आप उसको फिजिकली अससाल्ट कर रहे हो, जैसे एसिड फेंकने की धमकी देना, तुम्हारे चेहरे पे एसिड डाल देंगे, चेहरा खराब हो जाएगा, कोई आप तुम हमारे नहीं तो तुम किसी की नहीं हो सकती हो। इस टाइप में डायलॉगबाजी चल रही है। आपने एसिड अटैक कर दिया, एसिड उसके ऊपर डाल दिया, या आपने जबरदस्ती उसको रोक लिया चौराहे पर, या उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया। बात को समझते रहिए। तो क्या हो गया? ये एक नए प्रकार का आप अपराधी हो गए। आप असामाजिक तत्व कहलाना शुरू कर दो। क्या? असामाजिक तत्व। अब आपको रोकने के लिए गांव के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा कि भैया उनका लड़का तो बहुत शैतान है, चोरी करता है, गांव मोहल्ले की लड़कियों को धमकाता रहता है अपने स्वार्थ के लिए, वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप के ऊपर इल्जाम लगना शुरू हो जाएंगे। समझते रहिए बात को। यानी कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं फुलफिल नहीं होती हैं उसके अनुसार, तो उन चीजों को प्राप्त करने को गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। ऐसे ही और आगे बढ़ जाओ। अब उस लड़के को उसके पिता या चाचा, ताऊ, दादा समझाना शुरू करते हैं कि आप जो है ये क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ किया जाता है। तो उनसे उल्टा बोल रहा है, तुमसे क्या मतलब, हमारा मन जो करेंगे। तो क्या हुआ? अब देखिए नए प्रकार का अपराध आ गया। क्या? कि बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है। ये लोग रही बात। यानी चोरी, डकैती, झूठ, अपराध, छेड़छाड़, ये सारी चीजें उसी समाज में आ रही हैं। कब? जब मनुष्य की आवश्यकता अनुसार उसकी आवश्यकताएं, संसाधन जो उसको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो जब ये चीजें दिखना शुरू हुई तो फिर समाज ने कहा कैसे दूर होंगी, तो उसके लिए फिर बनाया गया संगठन। जैसे अभी भी गांव में क्या आपको दिखता है? पंचायत। अब बोलो कि सर अभी आप शहर का नाम नहीं ले रहे हो। एक्चुअली अभी शहर आया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ गांव में लोग रहना शुरू किए। शहर क्या है? एक बहुत बड़ी आबादी जो खेती कार्य नहीं करती है। तो खेत तब खत्म होंगे ना जब एक बहुत बड़े विशाल एरिया पे घर ही घर बन जाएंगे, तो जगह है नहीं तो खेती होगी कहां से? ठीक। तो इसको समझते रहिए बात को। फिर क्या बने? संगठन बने। किस लिए संगठन? पंचायत प्रधान, मुखिया कि जो असामाजिक तत्व हैं इनको रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए, डकैती ना हो, समाज को कंटिन्यू संचालित करने के लिए। फिर बात इससे आगे बढ़ी तो फिर राजा बन गए, है ना। राजा उसको एक व्यवस्थित तरीके से देखने, सेना रखने लगे कि बाहरी डाकू, जंगल से डाकू आक्रमण ना कर दें हमारे समाज पर, हमारे क्षेत्र पर। दूसरा कोई व्यक्ति आके हमारी गाय ना चुरा ले, हमारे संसाधन ना चोरी कर ले। इस तरीके से राजा का कॉन्सेप्ट आ गया और इन्हें गलत माना जाने लगा। अब कहा गया कि समाज में अगर रहना है तो आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि भैया समाज में रहना है तो एक हमारा कल्चर है, संस्कृति है कि बड़ों का सम्मान करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, छेड़छाड़ ना करो। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो चीजें आ रही हैं
यानी कि आपको ऐसा रहना चाहिए और ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये जो सामूहिक रूप से जो कुछ नियम कानून बन रहे हैं, सामाजिक नियम, जिनमें एक वैल्यू अपने धारण कर रहा है, जैसे सत्य बोलना। अब ये सत्य बोलोगे तो कितनी अच्छी बात है ना। बड़ों का सम्मान करना, गलत चीजों का विरोध करना, ये समाज में एक्सेप्ट किया गया कि भैया समाज में रहना है तो चोरी करने को क्या कर दिया गया, गलत बात है। चोरी करना गलत बात है। कैसा रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अब अगर ईमानदार व्यक्ति है, सहनशील व्यक्ति है, तो समाज में शांति रहेगा, सद्भाव रहेगा, प्रेम रहेगा, है ना। क्लियर बात को। जब ऐसी चीजें रहेंगी तब क्या होगा, समाज शांतिपूर्वक विकास करता रहेगा। अब समाज शांतिपूर्वक विकास करता रहेगा तो इसी के लिए नए कानून बनाए गए। कानून कह सकते हो या नियम, कि ईमानदार रहना है, सत्य बोलना है, स्वावलंबी बन के रहना है, यानी कि खुद कमाओ और खुद खाओ और दूसरे को खिलाओ। ये समाज ने इनको स्वीकार किया कि ऐसा रहने पर अच्छी बात है, ऐसा नहीं रहने पर गलत बात है। बस यही नैतिकता हो गई आपकी। यानी कि जो समाज ने कहा कि ये सही चीजें हैं, वो क्या हो गया, नैतिक। कहा गया ये गलत चीजें हैं, हो गया अनैतिक। अब इसको थोड़ा इलोबरेट करते हैं कि सर ठीक है, आप बता दिए बात सही को, लेकिन अभी अवधारणा हमारे मन में नहीं चढ़ी, नहीं बैठी है, अभी बैठ जाएगी। भाई ये जो आपने अभी बताया, तो ये तो आप किताब पर तो लिखा, हाँ सामाजिक रूप से स्वीकार्य चीजें जो है नैतिक मानी जाती हैं। अब सामाजिक रूप से स्वीकार चीजें जो होती हैं कहीं अनैतिक नैतिक हो सकती हैं और उनमें बदलाव भी होता है। जैसे अभी समाज में पहले, अब नहीं मतलब पहले से ही बात कर रहे हैं, जैसे लड़का है तो 4 शादी कर लिया, और 4 शादी कर लिया, 5 शादी कर लिया, 2 शादी किया, या पहली वाइफ खत्म हो गई, दूसरी शादी कर लिया, इस तरीके से। तो समाज उसको गलत दृष्टि से नहीं देखता था। उसका कहने का तात्पर्य था ठीक है, आपने दूसरी शादी कर लिया है तो आप क्या करो, पहली महिला का भरण पोषण आप कर रहे हो, उसके खर्चे आप उठा रहे हो तो ठीक, और दूसरी महिला के भी खर्चे उठा रहे हो, कोई तकलीफ नहीं तो ठीक, दोनों महिलाएं रह रही हैं। हो सकता है पहली महिला के अंदर से इच्छा ना हो कि आप दूसरी शादी करो, लेकिन समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है। अब किस कारण से एक्सेप्ट किया है वो अलग विषय है। तो समाज में इसको अनैतिक समाज ने नहीं माना, ठीक। जैसे आज कहा जाए तो अभी से मुस्लिम जो हमारा समुदाय है उसमें भी 4 शादियां अलाउ हैं, तो उस मुस्लिम समुदाय के अनुसार वो ठीक है, अपना धार्मिक रूप से भी सही है, और वो कहेंगे हमारा नैतिक रूप से भी सही है। यानी कि नैतिक होने के लिए जरूरी नहीं कि वो हर जगह सेम चीज अलाउ होगी। समाज उसको किस रूप में एक्सेप्ट कर रहा है वो आप उसको उस कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। बात को समझ में आ रही है ना। यानी और हम स्पष्ट कर दें, अब दूसरी तरफ आ जाओ। जैसे कोई लड़की है, आप लड़की अपनी मर्जी से शादी अगर कर ले, पिता की सहमति ना ले, या जहां पर शादी हुई है बोले पापा वहां पे नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह हमारा शादी करने की इच्छा है, तो समाज क्या बोलना शुरू करता है, अरे कैसी लड़की है, ये कैसी बातें कर रही है, अपने माता पिता कहना नहीं मानना है ये। जबकि सेम स्टेट परिस्थितियां होंगी तो लड़के के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। तो समाज ने लिए लड़की के लिए दूसरे मानदंड बना रखे हैं और पुरुष के लिए दूसरे मानदंड बना रखे हैं। तो इन्हीं मानदंडों से क्या तय हो रही है कि कोई चीज नैतिक है कि नहीं नैतिक है। बात क्लियर हो रही है। और बात को समझो। अब इसको हम थोड़ा, जैसे वकील को आप ले लीजिए। अब वकील पेशेवर आदमी है। वकील का मेन काम क्या है कि उसके पास जो कोई व्यक्ति आया है सहायता के लिए, जो मुवक्किल आया है, उसको अपने मुवक्किल को बचाना है। अब ये बात कह सकते हो कि सर मुवक्किल अगर अपराधी है तो वकील का क्या धर्म है। तो जो वकील का कर्तव्य है, जो धर्म है, वहीं पे नैतिकता शामिल हो जाती है। तो ये बहुत बारीक चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। एक बार धैर्य से इस क्लास को बस सुनते जाना है और कुछ नहीं करना है। आपको अगर नोट्स बनाने हैं, कुछ लिखना है, तो क्लास एंड होने के बाद लिखिएगा, पहले कुछ नहीं लिखना है। क्लियर है ना।
पहले आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना है। और एथिक्स के आप स्वयं मास्टर, लिखने में आपकी कलम कहीं नहीं रुकेगी। ओके, तो बी केयरफुल होके ओनली सुनना है, लिसन करना है क्लास को। तब वकील जो है क्या करता है, सारे नियम कानूनों को पढ़कर देखकर उनकी काट निकालते हुए वो अपने मुवक्किल को बचाना चाहता है, सजा उसको ना होने पाए, इवन वो अपराधी ही क्यों ना हो। तो हम कहते हैं वकील जो है नैतिक रूप से सही आदमी है। देखो, हो सकता है वकील अपराध में शामिल आप मान लो किस तरीके से, लेकिन अपने मुवक्किल के प्रति उसको क्या मानोगे, नैतिक मानोगे आप। बात को समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ कौशल जी क्या बात कर रहे हो आप, वो अपराध करके आया है, वकील बचा रहा, आप उसको नैतिक बोल रहे हो। जी हाँ, वो वकील के मुवक्किल के प्रति नैतिक है। अब थोड़ा इसको ऐसे समझो, मान लो वो मुवक्किल अपराधी है कि नहीं अलग बात है, लेकिन मुवक्किल ने कहा साहब हमारी क्या बेल हो जाएगी, तो आपने कहा कि हाँ बेल हो जाएगी, आप 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, परसों आपकी जमा हो जाएगी। आप इस चीज को समझने के लिए जो जॉनी लल्बी 2 है, आप उस फिल्म को देख के समझ सकते हो। जो व्यक्ति अपराधी नहीं होता है और किसी कारण से जेल में जाता है, उसकी शादी हो रही होती है और पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं झूठे जुर्म में और अपना हाथ निकालना चाहते हैं। तो अब वो वकील के पास जाते हैं, वकील कई सारी स्कीम बताता है, आप ये स्कीम लेंगे, ये स्कीम लेंगे, ये स्कीम लेंगे। तो ये जो स्कीम बताना और फिर स्कीमों के अनुसार अपने मुवक्किल के लिए काम ना करना या झूठ उसको बरगलाते रहना, ये इथिकल नहीं माना जाएगा। कि आपने अपने मुवक्किल को झूठा शोषण देते रहे और उससे आप पैसा लेते रहे। मुवक्किल के प्रति आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए। पॉइंट बी नोटेड, मुवक्किल के प्रति। तो मुवक्किल के प्रति क्या हो जाएगा, वकील नैतिक हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से नैतिकताओं की अवधारणा जो है कहीं पे गलत कहीं सही फिट बैठती रहेगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अभी हमने समझाया आपको क्या है, सामाजिक प्राणी है, अतः सामूहिक निवास से समाज का निर्माण हुआ है। क्लियर। समाज में विभिन्न समस्याएं आने पर सामाजिक संरचना, अब सामाजिक संरचना भाई बहन परिवार दादा ताऊ मुखिया है ना, सामाजिक संरचना बहन भाई बेटी, एक स्ट्रक्चर समाज में कि कौन कैसे रहना, शादी विवाह। तो सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने हेतु रहन सहन संबंधी संस्कृति, देखो आगे है ना, रहन सहन संबंधी संस्कृति, जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों का धर्म है कि बड़ों का कहना मानना, बड़ों का कर्तव्य है कि छोटों को प्यार करना। और क्या संस्कृति बनाएगी, जैसे चाचा की बिटिया है तो भी आपकी बहन हो गई, है ना, आप बड़े भाई की वाइफ है तो भाभी मां समान हो गई, ताकि आप जो है एक सहनशील रूप से और एक सभ्य समाज का परिचय दे सके, कोई उपद्रव ना हो। फॉर एग्जाम्पल सोचो, अब बड़े भाई की पत्नी है, बोलो कि बड़े भाई की पत्नी हमारी पत्नी, तो भाई भाई में लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, उसको संशय रहेगा कि अरे मैं तो बाहर हूं, हमारी पत्नी के साथ कोई गलत ना हो जाए। लेकिन हमने अगर संस्कृतिगत नियम बना रखे हैं तो क्या रहेगा, सामाजिक संरचना हमारी अच्छी बनी रहेगी। क्लियर है ना। और नियमों का विकास प्रारंभ हुआ, जिन्हें व्यक्ति के समावेशी विकास आप लोग जानते होंगे, चौमुखी विकास, आप पढ़ने में अच्छे हो, बौद्धिक विकास, शिक्षा, आर्थिक विकास, सारी चीजें जोड़ा गया। जैसे सत्य बोलना, कि आपको सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समाज, अब ये तो व्यक्तिगत हो गया, और व्यक्ति को समाज में क्या हो, समानता का अधिकार हो, यानी सभी लोग समाज में क्या हैं, बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अभिव्यक्ति का समान अधिकार, यानी कि सबको बोलने की आजादी है। आज भी मुद्दा अभिव्यक्ति का चलता रहता है कि भैया हमको अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमारा जो मन होगा हम वो बोलेंगे। तो ये सब चीजें समाज ने बनाया कि इस तरीके से समाज में सबको अधिकार है, एक सामाजिक संरचना बढ़िया सी बनी रहे। ठीक, ओके।
समाज के बढ़ते आकार ने शासन व्यवस्था को जन्म दिया। फिर अब जब समाज बड़ा होता चला गया, ये चीजें समाज ने निर्धारित की, लेकिन चीजें अच्छे से स्वचालित रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी। तब क्या आ गया? शासन व्यवस्था आ गया। सोच के देखो, यदि समाज में चोरी खत्म हो जाए, सभी देशों की बाउंड्री खत्म हो जाए, युद्ध वगैरह ना हो, तो सरकारों की आवश्यकता क्या है? सरकार का क्या काम है? सब लोग अपना अपना काम करते रहो, मस्त रहो। लेकिन सरकार का काम तभी जब पड़ जाता है कि कुछ लोग अपने अपने हित के लिए दूसरों के हितों को बलिदान शुरू कर देते हैं। इसीलिए पुलिस की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसे ही क्या गया? शासन व्यवस्था को जन्म दिया। फिर देखो, हमने एक छोटा सा क्रम बताते हैं। राजाओं के विकास के साथ साथ जनता की सुविधाओं, जवाबदेही, निष्पक्षता, पारदर्शिता आदि पर बहस प्रारंभ हुई। यानी कि जनता को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर राजा हैं तो जवाबदेही किसकी होगी, अगर विकास नहीं हो रहा, पारदर्शिता, इन सब चीजों की बातें प्रारंभ हुई। शासन के एक भाग के रूप में प्रशासन का जन्म हुआ, यानी शासन, फिर शासन के बाद कौन आ गया? प्रशासन। जैसे हमारी नौकरशाही, हम लोग क्या बनने जा रहे हैं? प्रशासक। प्रशासन में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार की योग्यता वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाने लगा। क्लियर? विशेष योग्यता यानी कि जो योग्य हो प्रशासक चलाने के, जो चीजों को समझे। चलो आगे देखो, होता है। देखो, समाज की जागरूकता और नागरिक सुविधाओं की मांग ने समाज की जागरूकता और नागरिक सुविधाओं की मांग ने शासन के विभिन्न रूपों को जन्म दिया। अब छोटे राजा हुए, बड़े राजा हुए, समाज जागरूक हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, शासन में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो क्या हुआ? शासन के नए नए रूपों का जन्म होना शुरू हो गया, जिसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। इस नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली में प्रशासन की मुख्य भूमिका है। अब हमारे यहां कैसा शासन है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में कौन आ गया? प्रशासन आ गया। और उसी प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप क्या पढ़ रहे हो? नैतिकता। इसीलिए हमने इतना बैकग्राउंड आपको समझाया, अभी और समझते रहो। अतः प्रशासनिक अधिकारी से निष्पक्षता, यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी में क्या होना चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, तत्वनिष्ठा होनी चाहिए, समानता, कानून का शासन, सहानुभूति, समानुभूति आदि की उम्मीद की जाती है। किससे? एक प्रशासनिक अधिकारी से, कि उसमें सहानुभूति हो, समानुभूति हो, करुणा हो, निष्पक्ष हो। आप थाने जाते हो तो थानेदार से तो यही उम्मीद करते हो ना कि वो हमारा पक्ष भी सुनेगा, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। आपको सरकार से शिकायत कब होती है? जब आपका पक्ष नहीं सुना जाता है। आप ईमानदार हो, आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन थानेदार ने आपको बंद कर दिया है। तो अगर थानेदार के अंदर एथिक्स होगी, नैतिकता होगी, तो आपके पास पावर हो चाहे ना हो, आप डीएम को जानो चाहे ना जानो, आपके अंदर एथिक्स है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या हो जाओगे? आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये चीजें किससे? प्रशासनिक अधिकारी से उम्मीद की जाती है, ताकि प्रशासन हमारा अच्छा चले, समाज के लिए हम काम कर सकें। और इसी संबंध में नैतिकता के महत्व को समझते हुए सभी सिविल सेवकों द्वारा इसे धारण करने का प्रयास किया जाता है। यानी सभी सिविल सेवकों के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। साइड में देखो, एक बढ़िया सा हमने एक इमेज लगाई हुई है। क्या है ये? आप देख रहे होंगे, जैसे हमने सुकरात एक कोटेशन आपके सामने अभी लेकर आए थे, एक इसके अरस्तु के। अवसर, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून और इच्छा, इन 7 वजहों से ही हम सभी काम करते हैं। अभी हमने बात किया था ना, हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो जो हम लोग काम करते हैं, तो उसी में कुछ काम सही होते हैं, कुछ काम गलत होते हैं। किन कारण से हम काम करते हैं, इच्छा हमारी जन्म लेती हैं, तो उन वजहों को यहाँ पर हमने डिनोट करके आपको दिखाने का प्रयास किया है कि अवसर, प्रकृति,
मजबूरी, आदत, कारण, जुनून, इच्छा। ठीक, आप लोग घबराइएगा नहीं। अब आपका जो है मुख्य रूप से चीजें आगे शुरू होने जा रही हैं। नैतिकता क्या है? अभी सिर्फ हमने क्या किया है, बैकग्राउंड हमने आपको बताया है। क्या बताया है? बैकग्राउंड। नैतिकता क्या है? नैतिकता, अब समाज को हमने समझा ना कि समाज के नियमों से क्या चीजें आपके पास आनी चाहिए। तो नैतिकता सामाजिक, नैतिकता, ध्यान देखो, अब वही है समाज जिसकी हमने अभी बात किया था कि उसने कुछ सिद्धांत बनाया, कुछ पॉइंट बनाया, कुछ नियम बनाए कि ये सही है और ये गलत है। नैतिकता सामाजिक नियमों की वह व्यवस्था है, सामाजिक नियमों की वह व्यवस्था है जो हमें बताती है कि क्या सही है। देखो, पॉइंट भी नोटेड या फोकस आप करिए कि क्या सही है, क्या सही है, इसका मतलब क्या गलत है। यानी गलत सही आप समझो अपने स्तर पर। ठीक, क्या गलत है लिखा है ना, क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे आचरण करना चाहिए, हमें कैसे आचरण करना चाहिए। ये चीजें अपने अंदर धारण करेंगे, हम क्या हो जाएंगे? नैतिक हो जाएंगे। तो सोचना आपको है। जैसे हमने पिछली क्लास में कहा कि जब आपको कोई ना देख रहा हो, जब आपका कोई स्वार्थ ना हो, तब लिए गए निर्णय नैतिक कैटेगरी में आपके आएंगे। कोई स्वार्थ ही आपका नहीं है, आप कोई नहीं देख रहा है, तब जो आप करते हैं। क्लियर? जैसे सत्य बोलना, आप कोई डर नहीं, चाहे झूठ बोलो चाहे जो बोलो, लेकिन तब भी आप क्या बोल रहे हो? सत्य बोल रहे हो। चोरी करना नहीं, चोरी ना करना, वो मिसप्रिंट हो गया है, चोरी ना करना, बड़ों का सम्मान करना, ये क्या हो जाएंगे? नैतिक हो जाएंगे। थोड़ा इंग्लिश में हमने ये बात लिखी है, जैसे एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ मोरल, देखो क्या लिखा है, सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल। क्या है? ये एक प्रकार के मोरल प्रिंसिपल हैं दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर, दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर एंड गाइड इंडिविजुअल इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। यानी कि सही क्या है और गलत क्या है, या गलत से सही को डिफाइन करते हैं कि ये आपकी चीजें सही हैं, ये आपकी चीजें गलत हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट इथिक्स कि व्हाट इज एथिक्स। ओके, तो एथिक्स क्या है? सही गलत जानने का आपका जो पैटर्न है, जो आप चीजें जान रहे हो, वो क्या है? एथिक्स हैं, सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नियम कानून। क्लियर? देखो, खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। अब प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो भी एक महान दार्शनिक हैं। अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हो तो तीन नाम आपके लिए बहुत कॉमन हो जाते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात सबसे पहले महान दार्शनिक हैं जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी, दीवार पर चुनवा दिया गया था। फिर उनके शिष्य हैं, उनका नाम है प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य का नाम है अरस्तु। ठीक है ना? और आप जेस में पढ़ते हो कि अरस्तु के शिष्य का नाम है सिकंदर, वही महान सिकंदर जो भारत की ब्यास नदी पर आकर रावी नदी के तट से वापस लौट गया था, पोरस से उसका युद्ध हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे चीजें क्या हैं और कैसे हो रही हैं। देखो, अब हमने आगे लिखा नैतिकता के मुख्य तत्व। अगर आपने बैकग्राउंड को समझ लिया है जो हमने आपको अभी बताया था, तो चीजें आई थिंक आपको बहुत स्पष्ट हो गई होंगी कि अरे सर क्या बात है, सब तो क्लियर हो रहा है। नैतिकता के मुख्य तत्व, कोर कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स। अब एथिक्स में कोर चीजें क्या हैं, यानी कि किन किन चीजों को इसमें हर जगह शामिल किया गया है, और सब लोग कहेंगे लगभग सही। भाई कौन नहीं कहेगा कि सत्य बोलो, झूठ बोलो? कोई नहीं कहेगा। चाहे आप भारत की बात करो चाहे अमेरिका की बात करो, हाँ कुछ बदलाव होगा। जैसे सांस्कृतिक रूप समाज में रहना, कोई ओपन रूप से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रह रहा है, कोई समझ कर ठीक है भाई दो लोगों की इच्छा रह रहे हैं,
कोई समाज है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता नहीं शादी करके रहो, माता पिता की इच्छा से रहो, तो वहां पे कंट्राडिक्शन है। लेकिन कुछ चीजें तो कोर में है ना, जैसे वही आपके सामने लिखा हुआ है कि सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति आपकी निष्ठा बनी रहे, इंटीग्रिटी आपकी बनी रहे, उस पर विश्वास बना रहे। कथन और कर्म में क्या हो, समानता हो, यानी कि आप जो बोलते हो और जो करते हैं वो दोनों क्या रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। क्या आप बोल रहे हो कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन कर्म आपके ईमानदार वाले ना चल रहे हो, ठीक। हम लोग अभी सत्यनिष्ठा पे अलग से भी बात करेंगे। ईमानदारी, भ्रष्टाचार विरोध आप करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, सत्यनिष्ठ। ईमानदारी आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब इससे आप अभी कंफ्यूज ना हो, अभी तो सिर्फ नैतिकता को समझो। ईमानदारी इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है, हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है। सत्यनिष्ठा ईमानदारी में क्या अंतर है, मैं दसियों एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी अगर समझाना शुरू कर देंगे, जो आज का मोटिव क्लास है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, दसियों एग्जाम्पल लेके हम क्लियर करेंगे कि सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी क्या है, दोनों कब सेम है और दोनों में कब डिफरेंस है, दोनों कब अलग अलग हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे ऐसा, एक एग्जाम्पल लेंगे वैसा, और दोनों को हम एक साथ समझेंगे। तो ओके, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस जो पढ़ा रहे हैं उसको उस दिन समझो। फिर क्या जाए, कर्तव्यनिष्ठ, आप ड्यूटी अपनी कर्तव्य से करते कि नहीं करते हैं, पद से जुड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संविधान कानून के प्रति निष्ठा आपकी है कि नहीं है, तो आप कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। करुणा आपके अंदर है, कंपैशन है कि नहीं अंदर है। वही भी बात करना, थानेदार साहब गए, आप कमजोर व्यक्ति को पीटे जा रहे हैं, जेल बंद कर दिए। एक बार हमारे ऐसे थानेदार से बात होने लगी, साहब जी हमारे पास आए थे, हमने कहा सर एक बात बताइए, किन क्या। हमने कहा सर आप जान रहे हो कि जिस व्यक्ति को हम पकड़ के लाए हैं ये कमजोर है, ये गरीब है, और इसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन किसी कारण से उसको फंसा दिया गया, आपके पास है, आप क्या करोगे। कहने हम बंद कर देंगे। हमने कहा क्यों, आप जान रहे हो तो नहीं डिसीजन ले सकते हो। कहने डिसीजन क्या लेंगे, हमारे ऊपर दबाव है, हम दबाव क्यों झेलें। उसने कहा हम जो करना ऊपर वाले करें, हमसे क्या फर्क पड़ता है। तो क्योंकि कहने कि अब हम तो कांस्टेबल है ना, सिपाही हैं, अब हमारे ऊपर जो बॉस लोग बैठे हो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ना करना, तो कमजोर व्यक्ति क्या हो रहा है, संवेदना उसके प्रति किसी की है ही नहीं। तो करुणा आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि आप अगर प्रशासनिक अधिकारी में है तो क्या हो, करुणा अंदर धारण करना चाहिए। क्लियर। प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि प्रशासन जब काम करे तो मानव के दृष्टिकोण के अनुसार काम करे। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, मान लो कोई एग्जाम लगा हुआ है, अब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से लड़के एग्जाम देने आ रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, तो उस कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक अलाव की व्यवस्था, आग की व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे आए पेपर देने से पहले अपने हाथ वगैरह थोड़ा सा सेक सकें, ताकि अगर किसी को ठंडी लग रही हो तो ठंडी दूर हो जाए। अदरवाइज किसी की डेथ हो गई या बीमार हो जाए तब कौन जिम्मेदार होगा। तो ऐसा मानवीय दृष्टिकोण प्रशासन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी जाए, थोड़ा सा छांव में खड़े होने के लिए कुछ बरामदा, कमरा या छायादार वृक्ष के आसपास जगह उपलब्ध करा दी जाए। ये क्या हो जाएगा, मानवीय दृष्टिकोण हो जाएगा। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है। तो वो कोर चीजें हो गई जो कहीं आपकी बदलती नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, वाह क्या बात है। आनंद के साथ ही फोर्थ पेपर आपको तब आनंदित करेगा जब आपके सामने क्या होगा, पेपर होगा। और जब आपके सामने पेपर होगा, आप लिखोगे, तो उस समय हमारी याद आएगी कि सचिन सर ने हमको बताया था कि इस तरीके से एथिक्स को समझें, इस तरीके से लिखें। तो आप मुस्कुराते हुए बढ़िया सा पेपर लिखेंगे और आनंदित होकर पेपर से बाहर निकलेंगे। और इससे ज़्यादा आनंद आपको तब आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। आप यकीन मानिए 200 में 120, 130 ऊपर नंबर पाएंगे, ये आपके मिनिमम नंबर रहेंगे। अब इसके ऊपर नंबर जो हैं वो आपकी राइटिंग कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, बहुत सारे फैक्टर निर्भर करते हैं। लेकिन आप 200 में 120 बिल्कुल आराम से इजीली गेन करेंगे। ओके।
तो क्या है नैतिकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ एथिक्स। पहला आपका व्यक्तिगत नैतिकता, पर्सनल एथिक्स, ये प्रकार हैं यानी टाइप्स। जैसे आप ये कह सकते हो व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारा निजी आचरण हो गया। अब निजी आचरण बड़ों का सम्मान करना है ना, किसी की सहायता करना, किसी के बारे में बुरा भला ना कहना, किसी को डांटना फटकारना नहीं। हमारा व्यक्तिगत आचरण कैसा है, हम अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, ये हमारा आचरण नैतिकता है। आप कुछ लोगों को देखते होंगे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐंठ के बोलते हैं, गाली से बात करते हैं। तो वो सब चीजें क्या है, हमारे पर्सनल चीजों को बताती हैं। आगे आ जाओ, सामाजिक नैतिकता क्या हो जाएगा, सामाजिक, समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है। अब समाज के प्रति हमारा दायित्व की नैतिकता देख लो, रोड बनी हुई है, अब उस रोड के साइड में किसी कार्य होने के लिए मान लो ईंटा आया है, अब आप उस ईंटे को उठा उठा के अपने घर लेके चले आए, तो जब ईंटा उठा ले जाओगे तो कंस्ट्रक्शन काम अच्छे से नहीं होगा, और जब अच्छे से नहीं होगा तो बरसात के मौसम में पानी भरेगा, उस पानी में फिसल कोई गिर जाएगा तो किसी का हाथ टूट सकता है, किसी का पैर टूट सकता है, इवन किसी की डेथ भी हो सकती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, हमारा जहाँ पे घर है, तो बहुत पहले की बात है, मैं तब 11th 12th क्लास में था। तो एक माता जी थी बूढ़ी सी, अब वो बाहर शौच के लिए निकली और थोड़ा सा गड्ढे में पानी भरा था, उसी में गिर गई। आप यकीन मानो वो पानी बहुत कम था लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा थी कि वो माता जी ठंडे के मौसम में निकल नहीं पा रही थी। और मुझे आज भी एथिक्स पढ़ाने के दौरान वो चेहरा याद आ जाता है। हम क्या किए, साइकिल से थे, हम तुरंत रुके, माता जी को हमको बहुत बल प्रयोग करना पड़ा, गोद में उठाना पड़ा, तब उनको हम बाहर निकाल के बैठा पाए, तो बहुत इतनी ठंडी हो गई थी। अब ये हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, समाज में माता जी भी रहती हैं, ये हमारा व्यक्तिगत आचरण है कि हमने उनको बाहर निकाला। और सामाजिक क्या हो जाएगा, जब उस गड्ढे को सही करने में हम प्रधान जिसे बोले, लोगों से बोले, सामूहिक रूप से उस चीज को हम सही करवा देते। क्लियर है ना। तो ये एथिक्स अगर आप अंदर धारण करोगे तो समाज कितना सद्भावपूर्ण और व्यवहारिक बनेगा, है ना। इसलिए चीजें को हम लोग सीखते हैं। तो सामाजिक सोशल एथिक्स आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या, समानता ने सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। अब आप कोई गरीब व्यक्ति उसको ढोंक दे रहे हो, बोलने ही नहीं दे रहे हो कि उसकी क्या समस्या है, समाज में उसका क्या राइट है, तो कहां है सामाजिक दायित्व फिर। न्याय, सबको बराबर न्याय मिले, समावेशन, सबका समावेशन हो, यानी सबके बैंकिंग खाते हो, सब लोग डिजिटल लेन देन बढ़िया करते हो, सबको नौकरी के अवसर हो, बढ़िया से सब चीजें हों। आगे आ जाओ, पेशेवर नैतिकता, जैसे हमने अभी प्रोफेशनल एथिक्स क्या है आपकी। डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप है, यानी एक डॉक्टर कर्तव्य है पहले अपनी फीस को ना ध्यान देकर उस मरीज की जान बचाना। ये है उसकी, ये एथिक्स नहीं है कि भैया पहले फीस जमा करो। बहुत सारे फिल्में आप देखते हो, लाइन में लगो, पर्चा भरो, उसके बाद डॉक्टर आएंगे, है ना। जैसे आपने वांटेड फिल्म देखी होगी सलमान खान की, उसमें कहता है मूर्ख लाइन में लग, पहले नाबालिग ना बन, पहले पर्चा भरेंगे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो एथिक्स डॉक्टर की आपकी आ जाती है। शिक्षक का क्या कर्तव्य है, शिक्षक का पेशेवर नैतिकता। प्रशासक की क्या नैतिकता है, ये सब क्या है, पेशेवर है। इसे में आप वकील साहब को भी ऐड कर सकते हो कि वकील साहब की क्या नैतिकता है। इसी के अपने होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इनमें लिखा जाता है कि एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, एक प्रशासक को कैसा होना चाहिए। तो आपने प्रशासक के संबंध में कोड ऑफ कंडक्ट सुना होगा ना, आचार संहिता बोलते हैं उसको हिंदी में। अब प्रशासनिक नैतिकता, देखो ये पेशेवर है, आपका जो पेशा है, प्रशासन ओवरऑल है, प्रशासन में लोग शामिल होते हैं, लोगों के सामूहिक रूप से एक प्रशासन बनता है, कैटेगरी रैंक बनती है। तो प्रशासन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हिंदी में बोलते हैं क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। भैया क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता। अब यहां पारदर्शिता का मतलब क्या है, पारदर्शिता का मतलब है आर पार दिखे, यानी प्रशासन निर्णय कैसे लेता है, किसके पक्ष में बोलता है, किसके विपक्ष में बोलता है,
किसको दंड देता है, समाज का पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, टैक्स हमारा कहाँ जा रहा है, ये सब लोग जाने, सब लोग देखें क्या सही है क्या गलत है। अगर सब लोग नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब पारदर्शी चीजें नहीं है। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी की आज कितनी कमी है। रोड के लिए फंड आया 100 करोड़, 50 करोड़ गायब साफ, ये सब लोग जानते हैं। अब 50-60 करोड़ अगर उसमें रोड में लगेगा तो आधी क्वालिटी तो ऐसे नहीं खत्म हो गई। तो और दूसरा फिर जो जिम्मेदारी है वो निभाई नहीं गई। अब जब उसकी जांच हुई, गड्ढे पाए गए, रोड खराब हो गई, तो इसके निर्णय से लेकर बनाने तक कितने लोग शामिल थे, उन पर कहां कोई जवाबदेही कि भैया रोड कैसे खराब हो गई। क्लियर है ना। ऐसे ही आपका पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित, इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक हित। कोई सार्वजनिक हित ही हमारा नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। समाज में सार्वभौमिक रूप से जो लोग रहते हैं उनको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम देख नहीं पा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही। क्या बोलते हैं, जवाबदेही किसकी बनती भैया, रोड खराब हो गई है तो। ठीक, तो ये हमारे क्या है, नैतिकता के प्रकार। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नैतिकता और मूल्य, एथिक्स एंड वैल्यूज। मूल्य क्या है, एथिक्स एंड वैल्यूज। जो हमारे मूल्य हैं वो नैतिकता की क्या है, आत्मा है। इन मूल्य के आधार पे नैतिकता हमारी सरवाइव करती बनती है ओवरऑल। जैसे हमने क्या लिखा है, मूल्य नैतिकता की आत्मा है, यानी अगर मूल्य नहीं होंगे तो नैतिकता नथिंग, कुछ है ही नहीं। और मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या है, जो हम धारण करते हैं। यानी हमारे अंदर अगर वैल्यूज हैं तो हम नैतिक हो गए। आपको सर थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाइए ना, ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर। तो जैसे आपकी एक वैल्यूज है क्या, कि आप सत्य बोलते हो, आप करप्शन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तो आप क्या बोलते हो, ईमानदारी भी एक महंगा शौक है जो सबके बस की बात नहीं धारण करना। यानी आप अपने अंदर अगर ईमानदारी धारण करते हो तो एक वैल्यू है। ये क्या है, वैल्यू। वैल्यू कौन सी, ईमानदारी। और ईमानदार हो तो आप ईमानदारी क्या हो गए, नैतिक हो गए। ठीक, तो ऐसे जो हमारी ईमानदारी हो गई, सत्य बोलना हो गया, करप्शन से दूर रहना, सत्यनिष्ठा हो गया, समाज के प्रति जिम्मेदारी, सहानुभूति, समानुभूति सब धारण करते हो, ये सब मूल्य हैं। और ये क्या हो गए, आप नैतिक हो गए, नैतिक हो गए। मूल्य वह आंतरिक मान्यताएं हैं जो व्यक्ति के विचार, निर्णय और व्यवहार को सही और गलत की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। क्या सही है और क्या गलत है। जैसे आपके पास किसी का फोन आया, ए सुरेश आप 20 लाख रुपए खर्चा करो आपकी नौकरी लग जाएगी। अब आप लालच में आके जी भैया, जी भैया कहाँ पैसा देना, कितना देना, मैं आ रहा हूं खेत बेच कर लेकर, तो आप गलत दिशा में चले गए ना। लेकिन अगर आपको चीजें जानकर, नहीं नहीं मैं ईमानदारी से नौकरी लूंगा, अपनी मेहनत कमाई खाऊंगा, स्वावलंबी बनूंगा, तो सही दिशा में चले गए। तो जो सही और गलत का जो फर्क आपके अंदर पैदा हो रहा है, ये किससे आ रहा, मूल्यों से आ रहा। कैसा मूल्य, जैसे आपने कहा मुझे स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबी मीन्स कि हमें खुद कर्म करके पैसा कमाना है और स्वयं खाना है, अपने परिवार को, अपने समाज के लिए कुछ करना है। ठीक, यानी हम क्या सही मानते हैं, किस बात को हम महत्व देते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, यही मूल्य है ना। जैसे हमने क्या, हमने महत्व नहीं, नहीं झूठ नहीं बोलना है, किसी दूसरे की कमाई नहीं खाना है, ये जो महत्व दे रहे हैं ना, यही क्या है, मूल्य है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर कोई डाउट है तो आप इन फ्यूचर अगले नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल बड़े आराम से पूछ सकते हो, ऑफिस आके पूछ सकते हो, कोई डाउट हो मोबाइल पर व्हाट्सएप पूछ सकते हो, पढ़ो, कोई डाउट हो बेहिचक पूछो। सचिन सर आपके साथ 24 घंटे साथ हैं। ठीक, कभी भी मैसेज करिए। हाँ, हमको जब समय मिलेगा हम आपसे चैट पर लाइव बात कर लेंगे, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल लेकर समझा देंगे। अब देखो इसी संबंध में हमने महात्मा गांधी का एक प्यारा सा फोटो लगाया है। यह आपके एग्जाम में अलग से पूछता है, 7 घनघोर पाप, यानी कि इसी वैल्यूज के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा कि आपको कैसा होना चाहिए और चीजें हमारी
किस दिशा में चलने चाहिए। तो 7 सिंस बोलते हैं इंग्लिश में, 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी, इससे पहला, काम के बिना धन। हमने अभी कहा ना, आपके पास धन आ रहा लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। बहुत सारे आपके पास समस्याएं हैं। इसको गांधी जी एक पाप मानते हैं कि बिना काम के आपके पास धन आ रहा है। अंतरात्मा के बिना सुख। भौतिक सुख से क्या मतलब, जब आंतरिक सुख ही आपको ना मिल रहा हो, आत्मा दुखी है, बाहर सब एसी लगी है, सोफे पड़े हैं बढ़िया, क्या कोई आनंद नहीं आएगा, आनंद आपको। मानवता के नहीं बिना विज्ञान। अब एक ऐसा विज्ञान खोज लिया गया कि बटन दबाने से जिसको चाहो आप उसको बम से उड़ा दो। तो उस विज्ञान का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ एक बटन दबाने से हम जिसको चाहे उसको कैच कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो है तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, लेकिन गलत है, मानवता के लिए नहीं है, तो उस विज्ञान का कोई मतलब नहीं, पाप है। चरित्र के बिना ज्ञान। आपके पास करेक्टर ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है आपको, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। सिद्धांत के बिना राजनीति, यानी आप कोई प्रिंसिपल ही नहीं है कि हम राजनीति किस लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए, समाज के लिए, तो क्या मतलब राजनीति का, सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति। नैतिकता के बिना व्यापार। व्यापार कर रहे हो, नैतिक आप नहीं हो। जैसे आप बेच रहे हो फल सब्जी खाने पीने चीजें, और आपके बगल में भूखा आदमी तड़प तड़प कर मर रहा हो, तो आपके व्यापार से क्या मतलब है, क्लियर है ना। त्याग के बिना पूंजा। पूंजा कर रहे हो लेकिन त्याग की भावना नहीं है। प्रसाद आपने चढ़ाया 1 किलो और घर चुपके से ले, नहीं 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 घर ले जाएंगे, अरे भैया प्रसाद है, आसपास सबको खिलाओ, सब लोग बड़े उसको आनंद उठाएं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई थिंक सबको आनंद आ रहा होगा। देखो आगे हमने इसी नैतिकता के मुख्य मूल्य जो सिंपल है उनको हमने लिखा है, क्या है, जैसे आपका सत्य, हमें सत्य बोलना चाहिए, न्याय, जस्टिस होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता लिबर्टी होनी चाहिए, और उसमें क्या होनी चाहिए, मानव गरिमा होनी चाहिए। ये सब आपके मुख्य मूल्य हैं, यानी सत्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, मानव गरिमा, और ने के सामूहिक रूप से क्या बन जाएगी आपकी नैतिकता। ओके आगे चलते हैं। साधन आधारित नैतिकता। अब हमने दूसरे टाइप में नैतिकता को एक नए रूप में डिफाइन किया है। ऊपर आपकी हेडिंग दिख रही होगी, नैतिकता के प्रमुख रूप, फॉर्म्स ऑफ एथिक्स। इसे भी समझना बहुत जरूरी है, तभी आप नैतिकता को अच्छे समझ पाओ। क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, और ये बारीकियां जानना ही आप गहराई देगा। इस क्लास को आप एक बार देखिए और दोबारा देख के इसका आनंद लीजिए, सिर्फ समझिए, क्या करिए, समझिए। आप दिमाग में रिवाइज कीजिए क्लास पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में। लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, हाँ आप बाद में नोट्स बना सकते हो, ठीक, लेकिन अभी किस फोकस कीजिए, लिखने पर। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन्स बेस्ड इथिक्स या डेंटोलॉजिकल इथिक्स। ये आपके एग्जाम में नाम लिखा मिल सकता है कि डेंटोलॉजिकल इथिक्स क्या है। तो नाम में क्या लिखा है, साधन आधारित, यानी आपका साधन क्या है। साधन अगर सही है तो वो कार्य आपका नैतिक माना जाएगा, अगर साधन आपका सही नहीं है तो वो कार्य आपका नैतिक नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब क्या, इसी को देख लेते हैं। किसी कार्य की नैतिकता उसके साधनों मीन्स से तय होती है, ना कि उसके परिणाम से, यानी उसके परिणाम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, साधन आपके क्या है वो मायने रखते हैं। काम सही तरीके से हुआ या नहीं, यही मुख्य प्रश्न है। यानी आपने सही से काम किया, साधन आपका सही है कि नहीं सही है, अगर वो ठीक तो ठीक, अदरवाइज रिजल्ट कितना भी अच्छा है वो आपका सही नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपने किसी का सहयोग किया, कोई भूखा व्यक्ति था, आपने उसको भोजन करा दिया, अच्छी बात है, सब लोग बोलेंगे वाह बढ़िया बात है भाई, किसी को भूखे व्यक्ति को भोजन कराना क्या गलत है, नहीं गलत है। लेकिन आपने दूसरे ने बोली कि भोजन तो कराए हैं लेकिन हम चोरी करके लाए हैं, क्या करके लाए हैं,
चोरी करके। अब लो फंस गए आप, अरे ये तो गलत बात है। फिर आपने भोजन कराया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन खाना कैसे लाए? चोरी से लाए, मांग कर भी नहीं लाए। किससे लाए हैं? चोरी करके लाए हैं। तो चोरी करना गलत बात है। तब साधन क्या हो गया आपका? गलत। परिणाम यानी किसी का पेट भर गया, सही। तो ये आपका नैतिक नहीं माना जाएगा। क्लियर रहना बात को। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टेंशन ना लीजिए। मुख्य विचार क्या है? नियम से हो, कर्तव्य पालन हो, सिद्धांत सर्वोपर, यानी कि सिद्धांत मानो, कर्तव्य जो है नियम है। गलत साधन से सही लक्ष्य भी अनैतिक, यानी आपका साधन क्या है? गलत है, और लक्ष्य सही है आपका। जिससे हमने कहा ना कि आपने भूखे को भोजन करा दिया, लेकिन वो भोजन कैसे लाए थे? चोरी से लाए थे। तब तो गए काम से ना आप, कोई मतलब फिर आपका नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख चिंतक, जैसे इस जो साधन आधारित, इसके प्रमुख चिंतक आपके भैया जो हैं इमैनुअल कांट, इसके बहुत समर्थक थे। आप ज्योग्राफी में कांट की लाप्लास परिकल्पना में पढ़े होंगे। वही कांट भाई साहब जर्मनी के जो हैं, ये इथिकल भी थे, दार्शनिक भी थे, तो इनका इसमें मन लगता था देने में विचार सिद्धांत। तो कांट भाई साहब जो है डेंटोलॉजिकल साधन आधारित नैतिकता के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। आगे हम लोग इनको अलग से पढ़ेंगे, यहाँ इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारी क्लास अलग चली जाएगी। तो इमैनुअल कांट, जैसे रिश्वत देकर गरीब की मदद। अब आपने रिश्वत देकर गरीब की मदद कर दिया, तो कहां? साधन तो गलत है ना आपका, और गरीब की मदद हुई तो क्या हुई? हम थानेदार हैं, मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, हमने किसी एक व्यक्ति से रिश्वत ली और उस रिश्वत का एक भाग गरीब को दे दिए, तो भले गरीब की सहायता हुई, लेकिन रिश्वत लेना हमारा गलत हो गया ना, तो वो नैतिक नहीं माना जाएगा। कानून तोड़ कर न्याय करना। एक अपराधी व्यक्ति है, अब उसको कानून सजा देगा हम लोग कहते, लेकिन नहीं, हीरो ढिसम ढिसम करके उसको मारने लगा, वो मर गया, तो नैतिक नहीं माना जाएगा। जो कानून है, कानून कैसा भी हो, उसके आधार पर उसको सजा होनी चाहिए। दोनों कार्यों का परिणाम सकारात्मक है, लेकिन साधन गलत है, इसलिए नैतिक नहीं माना जाएगा। भाई न्याय करना भी सही है, गरीब की मदद करना भी सही है, लेकिन दोनों के साधन क्या हैं? गलत हैं, इसलिए नैतिक नहीं है। प्रशासन में उपयोग, इसका प्रशासन में क्या उपयोग है? किसका? साधन का। बात रखो भाई, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या? साधन, कि आपके साधन कैसे हैं? क्या? साधन। जैसे कानून का निष्पक्ष पालन। अगर आप साधन आधार नैतिकता है, तो कानून क्या पालन होगा? निष्पक्ष पालन होगा। आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा तो बात की बात है ना। जो कानून कह रहा है, जो आपको ड्यूटी है, उस कानून के आधार पे आप काम करते जा रहे हो, साधन आपका सही है, तो कानून का निष्पक्ष पालन। नियमों से समझौता नहीं। जब आप साधन का आपका सही है, तो नियम समझौता आप नहीं करेंगे। इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी, यानी आप निष्पक्षता बनाए रखोगे, किसी की पक्ष नहीं लोगे, भेदभाव नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? भेदभाव, निष्पक्षता, भेदभाव, ये जो है आप नहीं करोगे, निष्पक्ष रहोगे। क्या रहोगे? निष्पक्ष रहोगे। इंटीग्रिटी आपके अंदर बनी रहेगी, सत्यनिष्ठा बनी रहेगी। तो ये साधन नैतिकता का महत्व है। निष्कर्ष रूप में साधन आधारित नैतिकता में कार्य की शुद्धता उसके साधनों से निर्धारित होती है, ना कि परिणाम से। यानी आपका साधन कितना अच्छा है, उसी से तय होता है कि आप कि नैतिक हो कि नहीं हो। ओके, क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला आ जाता है परिणाम आधारित नैतिकता। क्या आ जाता है? परिणाम आधारित नैतिकता। अभी पिछला क्या था? साधन। अब देखो यही है ना डिवाइडेशन, देखो उसको हम साधन के आधार पर सही मान रहे हैं। अब इस अवधारणा में क्या है? रिजल्ट आप कैसा है। जैसे आपने चोरी करके मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन निकाल लिया, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे या वो देना नहीं चाहता था, लेकिन वो इंजेक्शन किसी प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि सफल डिलीवरी हो सके।
तो डिलीवरी जो सफल हुई उसमें उस इंजेक्शन का महत्व बहुत सकारात्मक रहा। आपने एक नैतिक काम किया और आपको कोई लाभ नहीं था, ना आपकी पत्नी थी ना आपकी बहन थी, बस ऐसे ही एक महिला के रूप थी, आपने लगा कि इंजेक्शन जरूरी है, आपने चोरी करके उसको दे दिया, तो परिणाम पॉजिटिव आया ना। तो इसके जो समर्थक कहते हैं भैया साधन गलत तो क्या हुआ, लेकिन ओवरऑल इंटेंशन तुम्हारा पॉजिटिव हो ना, महिला का सहयोग हुआ ना, वो सही है। गरीब को हमने भोजन करा दिया, गरीब भूख मरने से बच गया ना, भले वो हम सामान चोरी से लेकर आए थे। क्लियर? वही देखा, किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणाम आउटकम से तय होती है। कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोगों का भला हुआ, यही निर्णायक है। भला हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है ना। हमारा साधन बहुत अच्छा है लेकिन समाज पे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यानी हमने कहा नहीं नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, मुझे ऐसे ही करना है, लेकिन समाज में कोई लाभ नहीं उसका। समाज ना तरक्की कर रहा है, ना गरीब लोग भोजन पा रहे हैं, और आप रटे हो नहीं नहीं ये लिखा है यही करेंगे, तो क्या मतलब है? ये लोग कहते हैं मतलब परिणामवादी ये कहते हैं कोई भी तरीका अपनाओ लेकिन समाज में अपग्रेडेशन, कुछ लाभ दिखना चाहिए, कितनों का लाभ हुआ है वो दिखना चाहिए। ओके, तो मुख्य विचार क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि जैसे चोरी हमने किया, हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए, किसी खराब लगे, लेकिन अगर उसे 50 लोगों का पेट भरना तो अच्छी बात है ना। तो 50 लोगों का पेट भरना ही अपने आप में वो परिणाम के आधार पे क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। प्रैक्टिकल और आउटकम ओरिएंटेड क्या है? दृष्टिकोण है। प्रमुख चिंतक इसमें जैसे आपके जेरमी बेंथम हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, तो ये चीजें जो हैं आपके आती हैं, ठीक है ना। जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोग इनको अलग से बात करेंगे। उदाहरण जैसे हमने एक दिया है, क्या है उदाहरण? एक सड़क बनाने से कुछ लोग विस्थापित हुए लेकिन लाखों लोगों को लाभ मिला। देख रहे हो विनोद, सड़क बन गई तो कुछ लोग क्या हो गए? विस्थापित हो गए। तो आप कह सकते हो ये साधन भैया आपका सही नहीं है, सड़क बनाने के दौरान में विस्थापित कर दिया तो गलत है, लेकिन ज्यादा लोगों को लाभ हुआ ना, परिणाम तो अच्छा आया ना, तो इसे क्या मानेंगे? नैतिक मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा? परिणामवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या हो जाएगा? रिजल्ट ओरिएंटेड। इंग्लिश में इंड्स बेस्ड, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, यूटिलिटरिज्म एथिक्स। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रशासन में उपयोग, नीति निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। अब नीति निर्माण साधन के आधार नहीं, इस आधार पे होगा ना, क्या कि हमें लाभ किसको मिल रहा, कितना लाभ मिला, तो नीति निर्माण। कल्याणकारी योजनाएं, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। परिणाम आधारित नैतिकता किसी कार्य की नैतिकता को उसके सामाजिक परिणामों से आंकती है कि समाज में उसका लाभ कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, उसके आधार पर तय करती है। आगे अब देखो, हमने साधन को देख लिया, साधन के आधार पे क्या सही है, परिणाम के आधार पे क्या सही है। अब ये आपका है कर्तव्य आधारित नैतिकता। क्या है? कर्तव्य आधारित नैतिकता, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। तो यानी हमारा कर्तव्य क्या बनता है? तो कर्तव्य क्या है? जब हम ड्यूटी कर रहे हो, जब जिस काम के लिए हम रिस्पॉन्सिबल, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि आपको वो सारी चीजें पढ़ाएं जो यूपीएससी यूपीपीएससी के पेपर 4th लिखने के लिए जरूरी है। वो सारी अवधारणाएं आपको बताने का प्रयास करें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप वहां पे राइटिंग कर पाओ, किसी को 2 शब्द बता सको, आप एग्जाम में क्वेश्चन जो है हैंडल कर सको। ये हमारा कर्तव्य है ना। अगर हम ना निभाएं तो हम नैतिक रूप से क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही आप सबके बारे में सोच सकते हो। अवधारणा, व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए चाहे परिणाम कुछ भी हो। भाई हमारा कर्तव्य है कि हम इस तरीके से पढ़ाएं ताकि आपको लाभ हो, आप चीजों को समझ पाओ। अब मान लो हमारे इस तरीके पढ़ाने को आपको पसंद नहीं, अरे सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, ये है वो है,
और हमारे व्यूज कम हो गए, हमारे चाहने वाले, हमारे देखने वाले कम हो गए, तो हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा ना, सर जी गुरु जी कैसा पढ़ाए, क्यों आपको देखता ही नहीं है। तो परिणाम तो हमारे लिए नकारात्मक हो गया। कोचिंग वाले सर बोलेंगे अरे सर ऐसे कोई पढ़ाता है क्या कि बच्चे ही भग गए, तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन नहीं, हमारा कर्तव्य क्या कहता है कि अगर ऐसे पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन सेट होंगे। तो परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्य का हम पालन करें। क्लियर है ना। तो मुख्य विचार क्या है, नैतिक कर्तव्य बोध। आपको अपने अंदर से कर्तव्य बोध आए कि हाँ हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या दायित्व है। जैसे मान लो हम पनीर बना रहे हैं, खोआ मिठाई बना रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि इसमें मिलावट ना करें। बात पॉइंट नोटेड, बात ध्यान दीजिए। यानी क्या है कि हम मिलावट ना करें। अगर मिलावट करेंगे तो जो लोग खाएंगे उनको नुकसान होगा। चंद लाभ के लिए जीवन 60-70 वर्षों का है, उसके बाद तो हम भी निपट जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इन 60-70 वर्षों का जीवन जीने के लिए क्यों मिलावट करना। जो है वही संसाधन आराम से हम चल करेंगे, कुछ सीमित लाभ हो जाएगा, जीवन हमारा चलता रहेगा। और यदि हम मिलावट करेंगे तो हमारा कर्तव्य बोध मर गया ना। क्लियर बात। तो आप हर जगह इस कर्तव्य को अप्लाई कर सकते हो कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। व्यक्तिगत लाभ हानि इसमें क्या होती है, गौण होती है। आपका लाभ हो रहा, नुकसान हो रहा है, वो इस कर्तव्य आधारित में ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रमुख चिंतक कौन है, तो इमैनुअल कांट कर्तव्य नैतिकता के प्रमुख समर्थक इमैनुअल कांट आपके हैं। उदाहरण जैसे एक अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार निर्णय, भले ही दबाव हो, कितना भी दबाव क्यों ना आए, लेकिन अपने कर्तव्य के आधार पर निर्णय लेना, नियमों के अनुसार निर्णय लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब परिस्थिति जन नैतिकता। परिस्थिति क्या कहती है आपकी कि आपको निर्णय कैसा लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप ड्यूटी पे हैं, अब आपके 2-3 केस आपके सामने आ जाते हैं, एक गरीब का, एक अमीर का, एक मारपीट का, इस तरीके से आ जाते हैं। अब किसके साथ कैसा फैसला लेना, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है ना। जैसे मान लो आपकी ड्यूटी 8 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि आप जा नहीं सकते हो, आप छोड़ के चले जाओ तो गड़बड़ हो गई ना। परिस्थिति है कि आपको 8 बजे के बाद वहां रुकना पड़े, आप हो सके 9 बजे फुर्सत पाएं, 10 बजे फुर्सत पाएं, क्योंकि अब ऐसा केस ही हो गया, ऐसा एक्सीडेंट ही हो गया है कि आप वहां से निकल नहीं सकती हो। तो उस परिस्थिति के आधार पर आपने निर्णय लिया। ठीक। मुख्य विचार, कोई एक नियम हर स्थिति में लागू नहीं। भाई इसमें आप एक नियम के आधार पर नहीं, 8 बजे निकलना है तो निकलना है, ऐसा नहीं कर सकते हो। परिस्थिति कैसी है उसी के आधार पर न्याय आप करो। लचीलापन और व्यवहारिकता, लचीलापन इसमें होता है। उदाहरण, आपदा में नियमों में ढील। अब इससे होता है ना कि भैया आप जो है सड़क पे नहीं सो सकते हो, सड़क पे घर नहीं बना सकते हो, सरकारी जमीन पे नहीं रह सकते हो, परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन आपदा के दौरान ठीक है, सरकारी विद्यालय पढ़ा, आप कुछ दिन वहां पर रहो, क्योंकि अब बाढ़ आई हुई है। तो लचीलापन हुआ ना, परिस्थितियों के अनुसार छूट दी गई, उनको फ्री भोजन दिया जा रहा है, तो परिस्थितियां ऐसी बन गई। कानून बनाम करुणा, प्रशासन में उपयोग, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है, किसका, परिस्थितिजन्य नैतिकता का। ह्यूमैनिटेरियन डिसीजन, मानव आधारित नैतिकता में इस मानव आधारित कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, हमको लगता है सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये जो स्लाइड है ये आपकी उसी का ब्रीफ है। क्या, साधन आधारित, इसमें मीन्स इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप किसके माध्यम से काम कर रहे हो, कैसे किया, है ना, पॉइंट बी नोटेड। कैसे किया काम, साधन आधारित। परिणाम आधारित, तो आउटकम क्या है आपका, रिजल्ट क्या आया है, क्या परिणाम निकला। कर्तव्य आधारित, ड्यूटी आपकी क्या थी, आपका जो काम था उसको आपने पूरा किया कि नहीं किया। मेरा दायित्व क्या है, इसको जानोगे तो आपका कर्तव्य आधारित। सद्गुण आधारित एक होती है, ऐसे ही करेक्टर कैसा है आपका, मैं कैसा व्यक्ति हूं, पता ना भैया मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो ये काम नहीं करता, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं फ्रॉडी व्यक्ति हूं, है ना, ये तो तुम बहुत फ्रॉडी व्यक्ति हो। तो ये मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, तो वो आप जानोगे तो सद्गुण आधारित हो गया।
ऐसे लास्ट में आपका है परिस्थिति जन्य, यानी आपका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उस परिस्थिति में आप कैसा निर्णय लेते हो। बाढ़ आई हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, तो उसमें आप नियमों में ढील दे सकते हो। जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रुकने की, वहां रुकने की व्यवस्था कर सकते हो, खाने की व्यवस्था कर सकते हो। ठीक, आई थिंक आप बोलेंगे सर तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, आप थोड़ा तेज पढ़ाइए। अब तो हम तेज पढ़ा देते हैं। देखो फिर एथिक्स को हमने उसी कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब यहां पर देखो लिखा है द्रविंद, और यहां लिखा है नैतिकता, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा है इथिक्स, और इधर नैतिक मूल्य लिखा है और इंग्लिश में लिखा हुआ है मोरालिटी। तो सिर्फ मोरालिटी आ गया। जी भैया, मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इथिक्स सीख लेते हैं, लेकिन इथिक्स के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ, उसका नाम है मोरल, मोरालिटी। और हिंदी में इन दोनों के लिए सेम शब्द यूज होता है, थोड़ा अलग अलग के साथ। जैसे इथिक्स के लिए बोल देंगे नीति शास्त्र, तो मोरालिटी नैतिकता बोल देंगे। या जैसे हमने इसको लिख दिया है नैतिकता, तो उसको बोल दिया नैतिक मूल्य। यानी कि इनको इंग्लिश वर्जन से आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जब भी नैतिकता लिखो, नैतिक मूल्य लिखो, नीति शास्त्र लिखो, तो इसके इंग्लिश टर्म को भी आप साथ में देख लो। हालांकि नीति शास्त्र लिखा होगा तो इथिक्स से लिखा होगा, लेकिन फिर भी तब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मोरालिटी लिखा हुआ है कि इथिक्स लिखा है। देखो सामान्यता दोनों सेम होते हैं, सामान्यता दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो मोरालिटी है ये मोरल है, आपका सब कॉन्शियस माइंड है, आपकी आंतरिक चीजें हैं। क्या है? आंतरिक। ये आपके अंदर से डिफाइन होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो इथिक्स है ये आपके अंदर से ही है, नो डाउट, लेकिन इसमें सामाजिक परिवेश, आप कौन सा काम कर रहे हो, इन सब चीजों के द्वारा निर्धारित होती है। यानी मोरल उसी का एक भाग है। पहली चीज क्लियर, अंदर से सब कॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन क्या कहता है। जैसे होता है ना, अब जैसे कोई नॉन वेज खाता है तो उसके लिए जैसे मुर्गा घर लेकर आना, पकाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नहीं खाता, अरे यार तुम कैसे कर लेते हो, ये मेरा तो सब कॉन्शियस माइंड अलाउ ही नहीं करता है। तो आपका नहीं करता है भैया, उसका अलाउ करता है, तो आपका मोरल अलग हो गया, उसका मोरल क्या हो गया? अलग हो गया। क्लियर है ना बात को? यानी कि आंतरिक स्तर से डिसाइड होता है कि आप किस चीज को सही मानते हो और किस चीज को गलत मानते हो। ओके, थोड़ा एग्जाम्पल लेके और समझा देते हैं तो बिल्कुल बेसिक बात होगी। जैसे अस्पताल है आपका, अब वहां पे आप, चलो अस्पताल छोड़े, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब एक बार एक कहानी सुना के बता देते हैं। एक बार एक लड़के ने हमसे पूछा कि सर सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये जब मोरालिटी और एथिक्स की बात आती है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको एथिक्स माने, किसको मोरालिटी माने। कहा कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दो कि तुरंत क्लियर हो जाए कि हमारा क्या सही है और कब मोरल है और कब इथिक्स है। तो आपको भी दे देते हैं। आप कहीं भी हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसे हमने कहा कोचिंग, ये चलिए स्कूल, शिक्षा संस्थान। अब मान लो आप मैनेजमेंट टीम में शामिल हो, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आपको जो वर्क दिया गया है, अगर आप टेक्निकल काम देखते हो तो सॉफ्टवेयर अपडेशन, जो वेबसाइट वगैरह है वो सब आप मेंटेन रखो। आप फीस काम देखते हो तो फीस वाला आप सेक्शन मजबूत रखो। जब भी आपसे पूछा जाए आप डायरेक्ट जो है प्रबंधक को बता सको। अब मान लो आपके संपर्क में एक स्टूडेंट, बहुत गरीब बच्चा है, रिश्तेदार नहीं है आपका, ऐसे बहुत गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसा नहीं, लेकिन हाई टैलेंटेड है, आप जान रहे हो, और उसके घर की इतनी स्थिति खराब है, आप ये जान रहे हो कि अगर वो 6 महीने अगर हमारे कोचिंग पढ़ लेगा तो नौकरी पा जाएगा। आप प्रबंधक से बात करते हो, लेकिन प्रबंधक जिस चीज की आप उसकी मनोदशा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपका बड़ा मन कर रहा है सहयोग करने का, और आप इतने सक्षम हो कि उस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंजिंग करके उसका एडमिशन ले सकते हो, कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ी कोचिंग है। जहां 10-20 हजार बच्चे पढ़े तो एक बच्चे फ्री पढ़े, कौन जान पाएगा चेहरे से। और सॉफ्टवेयर आपने चेंज कर दिया, फीस अब पढ़ लेगा वो बच्चा। अब सॉफ्टवेयर चेंज करके आप काम कर सकते हो, क्या ये सही है? लेकिन वो बच्चा शिक्षा पाएगा तो क्या गलत है? दोनों चीजें हैं। अब देखो, अगर प्रबंधक की दृष्टि से
कोचिंग की दृष्टि से देखोगे तो गलत माना जाएगा कि आपका इथिक्स कहती है, क्योंकि पेशेवर रूप से आप एक टेक्निकल कंप्यूटर के हेड हो, तो आपका कर्तव्य है कि कोचिंग के प्रति लॉयल्टी आपकी बनी रहे। जो कोड आप कंडक्ट कोचिंग के हैं उनका आप पालन करो। ये क्या हो गई? इथिक्स। पॉइंट बी नोटेड। क्या हो गई? इथिक्स। मोरल क्या है? कि आप उस बच्चे का सहयोग कर पाओ। आपने बाई चांस अगर उस सॉफ्टवेयर में चेंज करके बच्चे का सहयोग किया तो आप मोरल रूप से सही हो, लेकिन इथिकल रूप से क्या हो गए? गलत। मोरल, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, मोरल रूप से आप सही हो, बट यू हैव रॉन्ग इन इथिकल कंसर्न। ओके, आप इथिक रूप से क्या हो गए? गलत हो गए। मोरल रूप से आप सही हो। तो यहां पे दोनों में अंतर आपको साफ हो गया। यानी कि जब आप आंतरिक मनोदशा से, परिस्थितियों को समझते हुए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी जो सही निर्धारित करते हो, उसके लिए गलत रास्ता भी चुन सकते हो, तो क्या हो जाएगा? मोरल। तो बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत समझा दिए। देखो स्वरूप इसका क्या है? सैद्धांतिक। क्या है? सैद्धांतिक। इसका स्वरूप क्या है? सैद्धांतिक। इसका क्या है? व्यक्तिगत, यानी आप अपने स्तर पे क्या करते हो। स्रोत समाज, दर्शन है किसका? नैतिकता का। इसके लिए सब वो आपके दार्शनिक वगैरह है। ये पालन पोषण, आपकी संस्कृति कैसी है। जैसे आपने किसी का सहयोग करते, तो हमारा भी कल्चर है कि लोगों का सहयोग करते रहना चाहिए, जीव जंतुओं के ऊपर दया दिखाना चाहिए। देखो क्षेत्र, प्रोफेशनल, वकील, डॉक्टर, पब्लिक लाइफ सब इथिक्स होती है। पर्सनल लाइफ क्या होती है? मोरल होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप जो दोबारा क्लास को देखो और क्लियर होगा। आगे, नैतिकता क्यों आवश्यक है? हम हालांकि आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। बोर्ड को आप देख लीजिए। व्यक्ति के लिए तो भैया इससे क्या होगा? चरित्र निर्माण। क्या होगा? चरित्र निर्माण। आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास। सामाजिक विश्वास, भैया आप नैतिक हो, व्यक्तिगत रूप से आपका सब लाभ होगा। प्रशासन के लिए सुशासन होगा। क्या होगा? सुशासन, गुड गवर्नेंस। भ्रष्टाचार कम होगा। क्या होगा? भ्रष्टाचार कम होगा। जन विश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जन विश्वास। लोकतंत्र के लिए संस्थाओं की विश्वसनीयता, अगर नैतिकता है तो संस्थाओं पर विश्वास बढ़ेगा और आपका देश क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। ठीक है ना? विधि का शासन। क्या होगा? विधि का शासन। तो इसके लिए नैतिकता आपके लिए आवश्यक है। ओके, चलो आगे देखो। नैतिक निर्णय कैसे लें? अब बात आती है कि सर नैतिक निर्णय लिया कैसे जाता है। एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व जब करोगे तो इस चीज की आपकी आवश्यकता पड़ेगी कि नैतिक रूप से, भाई केस स्टडी में आपसे पूछा जाएगा ना कि आप उस फला संस्था के अध्यक्ष हो, या आपको एक कार्य दिया गया है, फला फला समस्या ये है, बताओ आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहला, समस्या की पहचान। क्या होना चाहिए? समस्या की पहचान एग्जैक्ट, कि व्हाट इज अ रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस सिचुएशन, देन यू हैव हैंडल, अदरवाइज यू डोंट हैंडल दिस सिचुएशन। स्टेक होल्डर्स की पहचान, यानी कि लाभार्थी कह सकते हो, लाभ किसको देना है या किसकी समस्या का समाधान करना है। विकल्पों का मूल्यांकन, फिर दूसरा करो कि हमारे पास ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये विकल्प है, तो इस विकल्प चुनेंगे तब क्या हो सकता है, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेकंड विकल्प, थर्ड विकल्प। इस तरह विकल्पों का मूल्यांकन करो। संवैधानिक और नैतिक मूल्यों का प्रयोग करो। फिर जनहित आधारित आप निर्णय लीजिए कि जन का फायदा है या नहीं है। ओके, जनहित आधारित निर्णय। नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नैतिक दुविधा, इथिकल डिलेमा, ये आपका एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आता है। आपने नैतिक पढ़ लिया। नैतिक दुविधा क्या है? परिभाषा, जब दो या अधिक नैतिक मूल्य आपस में टकराते हैं और सही निर्णय कठिन हो जाता है, उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कानून बनाम करुणा, आदेश बनाम जनहित, सत्य बनाम गोपनीयता। अब सत्य बनाम गोपनीयता को आप समझ लीजिए। मान लो आप कोई ऐसी बात जानते हो
जो किसी की गोपनीयता के लिए आप ही हो। अगर आप बता दोगे तो बात गोपनीय नहीं रह जाएगी, अदरवाइज आप बोल दोगे सब लोग जान जाएंगे, पब्लिक हो जाएगा। अब आप सत्य बोलते हो, झूठ बोल नहीं सकते हो, और आपसे उसके बारे में पूछा गया, तो अब इथिकल डिलेमा है कि हम बोले कि ना बोले। आप बोलते हो तो गोपनीयता भंग हो जा रही है, जो बात आप जानते हो सील पैक है, और आप नहीं बोलते हो तो फिर दूसरी समस्या कि आप झूठे साबित होते हो, या आप बोलोगे हमको नहीं मालूम जबकि मालूम है, तो प्रॉब्लम हुई ना। ऐसे ही कानून बनाम करुणा, करुणा कंपैशन, दया, सिंपल दया समझो। मान लो कोई गांव है, वहां की आप पेंशन बना रहे हो सब महिलाओं की, अब 5 बूढ़ी औरतें हैं, विधवा हैं, कोई डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट्स, इवन 1 डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल इन दीज ओल्ड वुमेन्स, देन हाउ टू क्रिएट पेंशन ऑफ दीज वुमेन्स? तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, डॉक्यूमेंट्स है नहीं कोई, कैसे हैंडल करोगे? अब समस्या है भाई, कानून अपना कहता है और करुणा यार वो बूढ़ी महिलाएं कैसे खर्चा पानी चलेगा। तो ये जो डिलेमा है, इथिकल डिलेमा, इसी को बोलते हैं कि एक लेते हो तो एक छूटा जा रहा है। हम लोग विस्तार से इस पे बात कब करेंगे? जब हम लोग केस स्टडी करेंगे। ओके, अभी बस ऐसे समझो कि 2 चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आगे नैतिक दुविधा हो गया, केस स्टडी में नैतिकता कैसे दिखाएं? ठीक, देखो हमने अलग से इसका पॉइंट किया। संवेदनशीलता आप दिखाएं, संतुलन दोनों में दिखाएं, संवैधानिक मूल्य क्या है, व्यवहारिक उसके समाधान क्या हैं, इन चीजों को आप शामिल कीजिए। ठीक, तो आपकी जो स्लाइड हो गई है और हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमारी मेहनत सार्थक हुई होगी। यदि कोई डाउट है तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस क्लास को एंजॉय कीजिए, दोबारा देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। ओके।